नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक और स्टॉक एनालिसिस ले आए हैं। और इस वीडियो में जो स्टॉक की बात हम करने वाले हैं उसकी दो खास बातें हैं। पहला कि वो इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरर है ऑफ केमिकल। केमिकल नहीं, केमिकल के दो नीश है उसके, उसका वो टॉप मैन्युफैक्चरर है। और दूसरा कि उसका जियोग्राफिकल स्प्लिट अगर हम देखें तो वो 50 से 55% तक वो अपना टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करता है और 40 से 45 तक वो डोमेस्टिक यूज में रखता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये सिर्फ एक मेरे पर्सनल ओपिनियंस है और किसी भी तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो जो आज का स्टॉक है उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। लोग इसे शॉर्ट में VOL भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक ओवरव्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का कारोबार केमिकल सेक्टर में है। मार्केट कैप इनकी 16,000 करोड़ 16,800 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक मिड कैप बनाती है। और इसके दो फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ IBB एंड ATBS। और कम से कम 65% तक का मार्केट शेयर है इसका ग्लोबली। और अगर आपको IBB नहीं पता क्या होता है, IBB एक तरीके से आपका एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में मदद करता है। फार्मेसी से रिलेटेड है IBB। और वहीं अगर ATBS देखें तो ATBS मेनली पेंट्स में यूज़ होता है, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, और भी काफ़ी काफ़ी EV सेक्टर आप मान लीजिए वहाँ भी यूज़ होता है। तो ये काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 50 से 55% तक का ये एक्सपोर्ट रखते हैं और वहीं 40 से 45 तक का ये डोमेस्टिक रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी 1989 में शुरू हुई थी। और जब ये शुरू हुई थी तो एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी थी जो IBB बनाती थी। IBB का फुल फॉर्म है आइसोब्यूटिलाइन बेंजीन। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए। और 1991 में कंपनी का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आया था जो कि महाड रीजन में था, महाराष्ट्र में। और 1992 में कंपनी का IPO लॉन्च हुआ था और BSE में सबसे पहली बार लिस्ट हुई थी। मैं आपको IPO की डिटेल्स बता देता, बट ये कंपनी सिंस इतनी पुरानी है तो इनकी अभी IPO डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और 2010 में कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गई थी IBB और ATBS के मामले में, और एक्सपोर्टिंग ओवर 35 कंट्रीज। बहुत बड़ा नंबर है ये कि 35 कंट्रीज से ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट है। अभी रिसेंटली 2020 में कंपनी ने एक एक्विजिशन करा है वीरल एडिटिव्स करके। मेन पर्पस कंपनी का एक्विजिशन करने का ये है कि कंपनी एंटीऑक्सीडेंट प्लास्टिक एडिटिव्स में अपना एक्सपेंशन करना चाहती है। तो ये हमने मोटा मोटा एक हिस्ट्री से प्रेजेंट तक की बात कर ली है कंपनी के बारे में। मैनेजमेंट की बात करें तो चेयरमैन एंड फाउंडर हैं विनोद सरफ। और माफ़ कीजिएगा वापस अगर प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो गई है। MD और CEO हैं इनके विनाती सरफ। और COO है इनके अमित थानावाला। हम आगे बढ़ते हैं। लोकेशंस के बारे में बात करें तो इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक महाड प्लांट में जो 1989 में शुरू हो गया था, रायगढ़ महाराष्ट्र रीजन में। दूसरा है इनका लोटा प्लांट और ये रत्नागिरी में है और ये 2000 में फॉर्म हुआ था। और कंपनी के दो मोटे मोटे मेन ऑफिसेस के बारे में बात करें तो वो कुर्ला और महाड में है और इनके वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ऑफिसेस हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक सेक्टरल एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल से पहले। और सेक्टरल एनालिसिस सिंस ये कंपनी केमिकल की है तो हम केमिकल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो इंडिया 6th लार्जेस्ट है केमिकल सेक्टर में। और आफ्टर कोविड, अगर हम कोविड के बाद बात करें, कोविड या टैरिफ वॉर्स जो हो गए हैं, तो कंपनी उनके बाद
उनसे पहले कंपनी चाइना एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रखते थे। बट जैसे ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आजकल टैरिफ वॉर्स हो गए, कोविड के टाइम, तो कंपनी ने सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर दी है। तो वो थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इंडिया, म्यांमार, ऐसी कंट्री जहाँ पे चीप लेबर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो कंपनी अब वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो अब जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है चाइना प्लस वन टेल विंड, चाइना के साथ साथ एक और सब्स्टिट्यूट रख रही है कंपनी, जो कि इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्जिन दे सकता है। यहाँ पे इंडिया का केमिकल सेक्टर 11 से 12% तक का CAGR दे सकता है बाय 2027। और वहीं VOL मतलब विनाती, ठीक है, तो और वहीं विनाती 15 से 17% तक का CAGR देने का दमखम रख रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी है। और जैसे जैसे EV, फार्मा, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑयल गैस, पेंट्स, इन सब का डिमांड राइज होगा, वैसे ही इस सेक्टर में केमिकल की डिमांड भी बढ़ेगी। अब ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है IBB एंड ATBS की। अब हम आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर 74.3% होल्ड करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि अब प्रमोटर्स भरोसा कर रहे हैं कंपनी में, तो हमें एक सिक्योरिटी नेट मिल जाता है। और वहीं अगर एक और चीज़ के बारे में बात करूँ तो पब्लिक इसमें 12.7%, 12.5% मोटा मोटा बोल लेते हैं, 12.5% है। और एक चीज़, मैं जो भी कंपनी एनालिसिस के लिए लेता हूँ, वो कंपनीज मैं कोशिश करता हूँ पब्लिक उसमें थोड़ी सी कम हो, क्योंकि जितनी पब्लिक कम होती है उतनी प्राइसेस फ्लक्चुएशन या उतना बाय ऑन रूमर सेल और न्यूज़ वाली जो चीज़ें होती हैं वो कम होती है, तो स्टॉक उतना स्टेबल रहता है। ये आप देख सकते हैं, स्टॉक स्टेबल रहता है। अब जैसे ही कोई भी कंपनी, अदानी ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, नाटको, कल्याण, कोई भी ले लीजिए, ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें पब्लिक शेयर होल्डिंग भी इतनी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो एक ये रीज़न रहता है कि पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी कम हो तो वो स्टॉक मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और वहीं DIIs, इंडिया के DIIs 9.2% है, जो कि एक और टिक बॉक्स देता है कि 9.2% इंडिया की म्यूचुअल फंड्स खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। और FIIs का एक डिसेंट नंबर है 3.8%, उतना इम्प्रेसिव नहीं है और उतना कम भी नहीं है, बहुत एक न्यूट्रल साइड में है। और DIIs की बात करें तो कैनरा, आदित्य बिरला, मिराई एसेट्स, ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर हैं। और जहाँ तक FIIs की बात करें तो वो डिस्क्लोज नहीं करे है कंपनी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं फंडामेंटल्स में। अगर हम फंडामेंटल्स में PE की बात करें तो करेंटली विनाती का PE आता है 44 के आसपास। और करेंट इंडस्ट्री मतलब एवरेज केमिकल इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा एवरेज नहीं, जो करेंट इंडस्ट्री का PE चल रहा है वो 60 से 70 के बीच में है। और एवरेज इंडस्ट्री PE 40 to 50 के बीच रहता है आमतौर पे। और अब आप पूछेंगे कि मैंने एवरेज इंडस्ट्री कैसे निकाली है, एवरेज इंडस्ट्री का PE कैसे निकाला है। तो मैंने टॉप 10 कंपनीज का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज लिया है और उनका भी एवरेज करके मैंने इंडस्ट्री PE निकाली है। तो अब चाहे तो बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैंने कैसे करा है ये। और अब हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती। मेरा मतलब है, मोटा मोटा मैं बोलूँ तो कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, डिविडेंड के लिए नहीं है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप ONGC जाइए, बेल जाइए, सरकारी कंपनियों में जाइए, ये कंपनीज कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। बट अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो ये कंपनी 15 से 18% तक का डिविडेंड आपको मोटा मोटा दे देती है। मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, आप ये कंपनी डिविडेंड के लिए मत लीजिए, कैपिटल के लिए लीजिए। अब हम पैट के बारे में बात करते हैं। अब ये देख सकते हैं पैट पिछले 4 साल का। और इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ कि ये आपको तो मैं 4 साल का दिखा रहा हूँ, 2024 से 2021 तक का है ये पैट, ठीक है। बट मैं कोई भी स्टॉक लेने से पहले पिछले 11 से लेके कम से कम 13 साल तक का मैं पैट ट्रैक करता हूँ, और तब जाके मैं वो स्टॉक चूज करता हूँ एनालिसिस के लिए। जो बात है कि मैं यहाँ सिर्फ
4 साल का क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं हर साल का पैट दिखाने लग गया तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगी, और स्पेस से ज़्यादा बड़ी बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसलिए वो रीज़न है मैं नहीं दिखाता। पर आपको एश्योरेंस देने के लिए मैं मोटा मोटा पिछले 11 से 13 साल तक का पैट, प्रॉफिट, अर्निंग सब देख के ही मैं कंपनी चूज़ करता हूँ। मैं वीडियो में मुश्किल से 4 या 5 साल तक का दिखाता हूँ, क्योंकि उतना ही दिखा पाता हूँ, स्पेस उतनी रहेगी, टाइम कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। तो कंटिन्यू वापस करते हैं। तो अगर हम 21 का पैट देखें तो 26 है, 22 का 34, और वहीं 23 का 45 पहुंच गया है, और जबकि 24 में पिछले साल का वो 32 है। प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है इस साल। इसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा, लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। कंपनी ने कॉन कॉल में ही बताया है इसका रीज़न, बट प्रॉफिट्स इसके सस्टेनेबल हैं और ग्रोइंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ईपीएस के बारे में बात करते हैं। अब आप ईपीएस देख लीजिए, कंसिस्टेंटली ईपीएस ग्रो ही किया है, एक्सेप्ट 2 जगह, और वो 2 जगह है 2021 में जो कोविड के बाद वाला है, वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, और 2024 में अभी। और वो अभी इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो नेट इनकम होती है, नेट इनकम रेवेन्यू बोल लीजिए, वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। उसका मैं रीज़न आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट मोटा मोटा सिर्फ यही 2 बार हुआ है जहाँ पर ईपीएस कम आया हो, और वो भी पिछले 10 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड मैंने देखा, उसके बाद जाके सिर्फ ये 2 इंस्टेंस मिले हैं। और वही डेट के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी बात है कंपनी की। कंपनी क्लोज टू डेट फ्री है, कंपनी में उतना मेजर कोई डेट नहीं है। ये 2014 हो गया, 2014 में आप इनका डेट 160 के आसपास था इनका डेट, और वहीं 2015 में कंपनी ने बहुत ही ड्रास्टिकली डेट कम करा है। अगर आप देखें 2014 के बाद से उतना बड़ा कहीं डेट आया ही नहीं है, और 17 से बात करें, 17 से 22 तक तो डेट बिल्कुल नहीं है। 23 में बहुत छोटा सा डेट है। अगर हम कंपेयर करेंगे प्रपोर्शन में, कोई बड़ा डेट नहीं लिया है कंपनी ने, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रॉफिट होंगे वो डायरेक्ट इन हैंड आएंगे, हमें कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली मेंटेन रह रहे हैं, सस्टेन है। इसका मतलब है कंपनी का जो कोर बिजनेस है केमिकल्स का, कंपनी उसमें प्रॉफिट कर रही है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बात करें तो कंपनी एक्सपेंशन में, एक्विजिशन में, एक्सपेंशन केपेक्स प्लान्स में देखें इसके, कंपनी ने रीसेंट जो एक्विजिशंस करे हैं वहाँ मशीनरीज, इन सब में कंपनी रेगुलर इन्वेस्ट कर रही है। और वहीं अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो कंपनी मैक्स टू मैक्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे कर देती है, डिविडेंड्स पे कर रही है, जो कि इन्हें एक हेल्दी बैलेंस शीट बोल दीजिए, हेल्दी जर्नल बोल लीजिए, वो एक मेंटेन करने में काफ़ी मदद कर रहा है। तो ओवरऑल कैश फ्लो भी काफ़ी सही है कंपनी का। अब हम पीयर्स के बारे में बात करते हैं, और पीयर्स में आ जाते हैं पिडिलाइट, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, और गुजरात फ्लोरोकेमिकल, गोदरेज। और अब अगर हम पिडिलाइट और एसआरएफ के बारे में बात करें तो ये दोनों ए ग्रेड स्टॉक्स हैं। हम अपना स्टॉक विनाती को कंपेयर नहीं कर सकते इन दो स्टॉक से, क्योंकि ए ग्रेड स्टॉक्स हैं, ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ये सिक्योरिटी नेट है, ये इस सेक्टर के जाइंट्स हैं। आप कोई भी सेक्टर में जाएं तो अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 50 से 65% तक, कम बोल रहे हो माफ कीजिएगा, आप 60 से 75, 75% तक आप जाइंट्स रखें, क्योंकि जिस दिन भी गिरावट आती है मार्केट में, ये जाइंट्स ही हैं जो आपको बचा के रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेडिलाइट एसआरएफ के बारे में बात करें। अगर आपको रिस्क लेना है, मैं जैसे रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं विनाती जाऊंगा, बट रिस्क नहीं ले रहा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आप इंडस्ट्री के जाइंट्स पे जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो स्टॉक्स हमने यहाँ चेक कर लिए कि ठीक है, आपको अगर ब्लू चिप में जाना है या आपको रिस्क फ्री चाहिए रहना है, तो आप ये दो सेक्टर जाइंट्स के साथ रह सकते हैं। और वहीं अगर हम लिंडे इंडिया की बात करें तो इसका एक फैक्टर है जो मुझे ठीक नहीं लगा है, कि इसका जो अभी करेंट मार्केट प्राइस है, ये
₹650-6500 के आसपास है। तो कम से कम 4 गुना से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमें ये स्टॉक। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा बैक फुट में आ जाते हैं। और अगर हम गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चलो ठीक है 3,920 है। बट जो कंसर्निंग चीज़ है डेट है वो इस पे। आप बोल सकते हैं कि डेट तो एसआरएफ पे भी है, डेट तो पिडिलाइट में भी है, तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स क्यों? आप एक बार मार्केट कैप चेक करना एसआरएफ का और गुजरात फ्लोरोकेमिकल का, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्या रीज़न है। तो डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी में। और अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे screener.com खोल के, तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है, रेगुलर बेसिस में बन रहा है। बट आप एक चीज़ देखेंगे कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड ना देना, या तो कंपनी एक्सपेंशन कर ले, केपेक्स कर ले, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डाइसी सा लग रहा है यहाँ पे। इसलिए मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको गुजरात। और वहीं गोदरेज की बात करें तो गोदरेज, तो बस आप इसका एक बार डेट देख लीजिए। सेक्टर, पूरे सेक्टर में कम से कम डेट 3500, 400, 4,000 के आसपास ऐसा रहता है डेट। बट गोदरेज के पास 35,000 का डेट है। और वही ये डेट इसके ईपीएस में भी इसको दिक्कत कर रहा है, और वही डेट इनको रिटर्न में भी दिक्कत कर रहा है। जब तक इतना ज़्यादा डेट रहेगा कंपनी आगे नहीं जा पाएगी। कंपनी को ये 35,000 जो है कम से कम 10,000 के नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी थोड़ा एक अच्छा फ्यूचर लुक होगा इसका। बट 10,000 से नीचे जब तक डेट नहीं आ रहा तब तक कंपनी तो बहुत रिस्की है, तो इस पे ट्राई नहीं करना चाहेंगे। वरना दीपक नाइट्रेट एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बट वो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। पिछले अगस्त या अक्टूबर के आसपास वो बहुत ज़्यादा चल चुका है। उसने दुगना रिटर्न दिया है, दुगना नहीं तो कम से कम 60-65% तक का रिटर्न दिया है। तो वो अभी कंसोलिडेशन में रहेगा, इसलिए मैं दीपक नाइट्राइट आपको, मेरे लिए तो नहीं हो सकता। अब हम लास्ट में आते हैं, कॉन कॉल के बारे में बात करते हैं। तो इनकी कॉन कॉल हुई थी लास्ट अगस्त में हुई थी, तो वहाँ पे कंपनी ने 19% का ग्रोथ मेंशन करा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और वहीं पैट कंपनी ने बोला है 24% से बड़ा है, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में। जो मैंने आपको बताया कंपनी का पैट गिर रहा है और ईपीएस जो गिर रहा था पिछली 2 स्लाइड्स में, उनके रीजंस कंपनी ने बताए हैं कि Q1 टिपिकली Q4 से लो होता है। और फ्रेट प्राइसेस कंपनी ने बताया फ्रेट प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि लॉजिस्टिकल इनके इश्यूज में आ रहा है। और भी बहुत सारी रीजंस है, टैरिफ्स हो गया। सिंस कंपनी का ग्लोबल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है तो टैरिफ्स इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। टैरिफ्स हो गए, पॉलिटिकल टेंशन्स हो गए, ये सारे रीजंस हैं। जब तक ये चीज़ें शांत नहीं होती कंपनी सेटल नहीं होगी। और वहीं कंपनी ने मेंशन करा है ATBS, जो मैंने आपको बताया था पेंट्स में यूज होता है, टेक्सटाइल्स में, पीछे जाके आप सुन लीजिएगा कहाँ कहाँ यूज होता है। वो इनका बेसिक एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ड्राइवर रहा है और उसकी डिमांड कंपनी को दिख रही है इन नियर फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप, मुझे लग रहा है आपको पसंद आया होगा। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस जो करे हैं कंपनी के ऊपर। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।